हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईओएस बोर्ड का गृह विज्ञान, ठीक है। इसमें जो हम करेंगे संक्रमण रोग तथा जीवन शैली रोग, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, चर्चा करने से पहले एक बात जो हमेशा मैं कहता हूँ, ठीक है, कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होती है। और मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं वो अधूरा जानकारी के साथ अपना जीवन यापन करे या मुझे कभी कोसे, ठीक है। लेकिन जो अगर आप कोसोगे तब जब अब मेरे से जुड़ोगे। और जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मोबाइल में आपको रेड बटन दिख रहा है जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको जरूर वहाँ पर जो घंटी है उसको बजाइए। इससे ये होगा कि आप मेरे से जुड़ जाइएगा। और जुड़ने का मतलब है कि आपका जो है एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने कूदने वाला काम नहीं करना है, हमने समझने वाला काम करना है। ना हम ट्रिक यूज़ करते हैं ना कुछ करते हैं, हम सिर्फ समझते हैं। हमारा ये विचार है कि अगर सिलेबस हमारा पूरा हो जाएगा तो हम 100% अच्छे से अच्छे पेपर में कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो दोस्तों हैं समझ ही गए होंगे। आगे जो है हम चैप्टर देखते हैं क्या है, संक्रमण रोग तथा जीवन शैली रोग। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं क्या है आखिर जो इस चैप्टर में और हमारा सिलेबस में क्या है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। रोग क्या है? रोग बेचैनी की वह स्थिति है जिसमें शरीर को सामान्य कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। रोग की अस्वस्थता स्वास्थ्य की अवस्थाओं को विपरीत स्थित है। क्या आपको स्वास्थ्य की परिभाषा याद है जो आपने 7 चैप्टर में पढ़ा था? स्वास्थ्य का मतलब क्या था? जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर से कार्य कर सकते हैं, सक्षम होते हैं, उसे स्वास्थ्य कहते हैं। यानी इवन कह सकते हैं कि मेंटली हेल्दी यानी कम्युनिटी जो कि फिट होते हैं वही स्वस्थ होते हैं, वही हेल्दी होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो कुछ चिन्ह तथा लक्षण सामने आते हैं। प्रत्येक रोग कुछ चिन्ह तथा लक्षणों से संबंधित होते हैं जो हर रोग के लिए विशिष्ट होते हैं। यदि याद कीजिए कि जब आपको जुकाम होता है तब आप कैसा महसूस करते हैं? आपके गले में दर्द होने लगता है, नाक बंद हो जाती है और शरीर दुखने लगता है, आपके बुखार आ जाता है। और बहरहाल जब आपकी दादी हाइपरटेंशन होता था तो वह बेचैन हो जाती थी। जब हाइपरटेंशन आपको दादी को होता था तो वह काफ़ी बेचैन हो जाती थी, ठीक है, हड़बड़ाने लगती थी और उन्हें थकान हो जाती थी। ऐसे में उन्हें आराम करने के लिए कहा जाता था और किसी भी प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक तनाव से दूर रहने को कहा जाता था। आपने देखा है कि इन दोनों ही स्थिति में रोगी बेचैन हो जाता है। यानी जो रोगी होता है वो बेचैन हो जाता है, चाहे सर्दी हो चाहे हाइपरटेंशन हो। आपको पता है बीमारी जो है हर चीज़ों में क्या करता है, व्यक्तियों को बेचैन कर देता है, परेशान कर देता है, ठीक है। इस पार्ट में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, ऐसे उन्हें आराम करने का कहा जाता था और इसको हमें करेंगे आगे। आपने देखा होगा कि दोनों स्थिति में जो है लोगों को बेचैन करता है और इस पाठ में हम इसी के बारे में अभी चर्चा करेंगे कि इसमें क्या होता है। आपने संक्रमण रोग यानी कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में जाना ही होगा, या जीवन शैली रोग यानी कम्युनिकेबल डिसीज। जो संक्रमण जो किसी पानी, वायु, हवा के द्वारा फैलता है, ठीक है, उसे संक्रमण रोग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर संक्रमण रोग होती क्या है और हम इसको कैसे बच सकते हैं। तो इससे पहले जो है हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी के बारे में हमने 7 चैप्टर में भी चर्चा किया था और आज भी करेंगे हम इम्यूनिटी के बारे में ही चर्चा, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके परिवार के किसी सदस्य या किसी मित्र को वायरल फीवर हो जाता है किंतु आपको नहीं होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर की रक्षा प्रणाली आपको कीटाणु सुरक्षा प्रदान करती है। तभी तो कहते हैं कि अन्य शब्दों में आपके शरीर में वायरल फीवर के लिए प्रतिरक्षा शक्ति यानी इम्यूनिटी विकसित हो रखी है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है? हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली में श्वेत रक्त कणिका यानी कोशिका यानी जो WBC जो होते हैं यानी व्हाइट ब्लड सेल, जो रोगाणुओं से लड़ने के लिए सैनिक के रूप में कार्य करती है। याद रखना, WBC जो होता है एक सैनिक के रूप में कार्य करता है हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए, ठीक है। ये श्वेत रक्त जो कोशिकाएं हैं रोगाणु से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा एंटीबॉडी नामक पदार्थ उत्पन्न करती है। यानी ये जो है हमारे लिए क्या करता है, एंटीबॉडी विकसित करती है और एंटीबॉडी ही तो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को विकास करता है। इसे ही प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, इसे ही हम प्रतिरोधी कहते हैं, एंटीबॉडीज। रोग प्रतिरोधी तथा रोगाणुओं के बीच की लड़ाई में यदि रोग प्रतिरोधी रोगाणुओं का प्रतिरोध करके नष्ट करने में सफल हो जाता है तो व्यक्ति रोग से बच जाता है। जब भी आपको कोई बीमारी आप पे अटैक करता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले जो आपका इम्यून सिस्टम होता है वो उससे लड़ाई करता है। अगर आप में अच्छा इम्यून सिस्टम है, उस बीमारी से लड़ने की अच्छी पावर है, तो आप फाइट करके क्या करोगे, उसको हरा दोगे। आपने देखा होगा जब आप पे कोई बीमारी संक्रमण करती है, आक्रमण करता है, तो सबसे पहले क्या होता है, आपको बुखार चढ़ जाती है
और आपको एक बात पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको शायद नॉलेज भी इस बात का हो कि जब भी हमारे शरीर में कोई भी जो बैक्टीरिया हो या वायरस हो या किसी भी चीज़ को अगर नष्ट करना है, जीवाणुओं को नष्ट करना है, या तो उसको बहुत ठंडा कर दीजिए या उसको गर्म कर दीजिए। इसी में दोनों जो टेम्परेचर बदलाव होती है उसी में वो नष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब आपने देखा होगा कि जैसे ही हम बीमार होते हैं ये तो हमें क्या होता है, फीवर चढ़ जाती है। तो फीवर भी चढ़ना अच्छा एंटीबॉडी का सुचालक होता है कि व्यक्ति जो है उस बीमारी से लड़ रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। तो डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या करता है, जो बीमारी आपसे पूछता है तो उसके साथ क्या करता है, वो बुखार को भी डाउन करता है, क्योंकि वो रोग को तो मारता ही मारता है, क्योंकि वो एंटीबॉडी देता है आपकी बॉडी के लिए और वो उससे फाइट करता है और आपका बुखार जो होता है डाउन फिट हो जाती है। तो इस तरह से जो है हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। जो बच्चे समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, उन्हीं के लिए फायदेमंद होता है, ठीक है। उसके बाद यह कहा जाता है कि व्यक्ति को रोग की प्रतिरक्षा क्षमता है, हम कह देते हैं कि भाई उसकी प्रतिरक्षा क्षमता है जो वो रोग से लड़ रहा है। यद्यपि यदि रोगाणु रोग प्रतिरोध पर हावी हो जाता है तो रोग के लक्षण सामने आने लग जाते हैं। अन्य शब्दों में उस व्यक्ति को उस रोग की प्रतिरक्षा क्षमता नहीं है। किसी विशेष रोग का प्रतिरोध करने के शरीर की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं, उसे हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। आपने प्रतिरक्षा और प्रतिरक्षा के संबंध में 7 चैप्टर में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं, जो कि हमने स्वास्थ्य में किया था। आप पढ़ भी लेना, देख भी लेना कि स्वास्थ्य में कैसी बातें बताई गई थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। तो सबसे पहले यही था हमारा संक्रमण रोग यानी कम्युनिकेबल डिसीजेज। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को संक्रमण रोग कहते हैं। ये आपको पहले ही बताया था मैं कि ये जो होता है वायु, हवा, पानी द्वारा ये फैलता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने को रोग को हम संक्रमण रोग कहते हैं। ये रोग संक्रमण के कारण उत्पन्न होते हैं, जो स्पर्श के माध्यम से रोगियों को तौलिए या रुमाल आदि के प्रयोग से वायु तथा भोजन जल के माध्यम से संक्रमित व्यक्तियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने से भी ये फैलता है। तो कोई भी बीमारी के फैलने का दोस्तों एक ही कारण होता है, ठीक है, वायु, भोजन, जल, इसी के द्वारा जो है फैलता है। और जो तीसरा कारण बनता है वो यौन संबंध होता है। किसी से शारीरिक संबंध स्थापित करने से भी बीमारी फैलता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जो होता है किसी भी बीमारी से अगर ग्रस्त होगा तो वो आपको भी लगने का 100% चांसेस बन जाता है, ठीक है। इसमें जो है इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मोतीछरा, खसरा, मम्मस, छोटी माता, तपेदिक, टीबी, यौन संबंध संक्रमण तथा एड्स, जो कि हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कुछ संक्रमण रोग है, ठीक है। एड्स का जो यहाँ पर नाम दिया गया है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स यानी AIDS, यानी ए का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको अगर आप शुद्ध हिंदी में जानना चाहोगे तो इसको कहते हैं प्रतिरक्षा, ठीक है, प्रतिरक्षाहीनता जनन, ठीक है, प्रतिरक्षाहीनता जनन सिंड्रोम, प्रतिरक्षाहीनता जनन सिंड्रोम, ठीक है, प्रतिरक्षाहीनता जनन सिंड्रोम, यानी इंग्लिश में कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको इतनी बार रिपीट किया है, ठीक है, कि मैं नहीं चाहता कि आप एड्स का फुल फॉर्म ना जानो। आगे जो हमारा क्या है, संक्रमण रोग के क्या कारण हो सकते हैं। जो ये संक्रमण रोग होते हैं क्यों होते हैं? संक्रमण रोग सूक्ष्म रोगाणु द्वारा होते हैं जिन्हें कीटाणु और परजीवी कहते हैं, ठीक है। कोई भी रोग संक्रमण होते हैं वो कीटाणुओं से होते हैं या परजीवी से होते हैं। ये रोगाणु हर जगह तथा वायु, जल, संक्रमित मिट्टी आदि में उपस्थित होते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, वायु, जल, संक्रमित मिट्टी सब में फैली हुई होती है और वो आपके थ्रू, वायु के थ्रू यानी सांस लेने में, पानी पीने से या किसी भी माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जब रोगाणु दूषित भोजन और जल, वायु संपर्क अथवा कीटों के माध्यम से स्वस्थ शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। और सबसे बड़ा जो इसका एजेंट है दोस्तों, ये सबसे बड़ा एजेंट जो होता है हाउस फ्लाई होती है, क्योंकि ये हाउस फ्लाई जो होती है हर जगह जाती है और हर जगह से जो है बीमारियों को लेके आपके घरों तक पहुंचाती है। तो ये चीजें बताना मेरे लिए बहुत जरूरी था। ऐसा करने से रोग के लक्षण सब प्रकट हो जाते हैं। यदि एक व्यक्ति संक्रमित भोजन या जल का सेवन करता है तो संभव है कि रोग के लक्षण तत्काल प्रकट न हो, ठीक है। कीटाणु शरीर के रोगों के लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त संख्या में विकसित होने में कुछ समय लगाते हैं। रोगाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों को प्रकट होने के बीच की अवधि को रोग को ऊर्ध्व अवधि यानी इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब यही होता है कि वो हमारे लक्षण कब
प्रेजेंट करता है, कब दिखने लग जाता है हमारे शरीर में। कोई बीमारी होता है तो बीमारी डायरेक्ट आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है। बीमारी जो होगा धीरे 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 आपको इफेक्ट करेगा और आपको लक्षण का दर्शन करेगा। तब जाके अगर एक्यूट हो जाएगा, जब आपको काफ़ी बढ़ जाएगा, तब आप परेशान होने लग जाओगे। तो अभी कहते हैं ना, अगर आपको कोई बीमारी दिखे, लक्षण दिखे, तो पहले ही इसकी मेडिसिन ले लो जो आपको अधिक परेशान न करे। ये भी एक समझदार व्यक्ति की निशानी होती है, ठीक है। म्यादी बुखार यानी टाइफाइड। म्यादी बुखार टाइफाइड से तो हर व्यक्ति ग्रसित होता है। सभी व्यक्तियों को अवश्य ही 2 से 3 सप्ताह पूर्व टाइफाइड के रोगाणुओं से संक्रमित भोजन का सेवन किया होगा। यानी आप गंदे खाना, भोजन, वायु करते हो तो इससे जो है म्यादी बुखार यानी टाइफाइड होना संभव रहता है, किंतु उसके लक्षण कुछ समय के पश्चात ही सामने आए होंगे। विभिन्न रोगों के लिए उद्भवन जो अवधि भिन्न होती है, इस अवधि के दौरान व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ रहता है, किंतु शरीर के कुछ रोग के कीटाणु विद्यमान रहते हैं। लेकिन वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, लेकिन उसमें जो है कुछ न कुछ जो है बीमारी के लक्षण दिखने लग जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जानना, पहचानना, समझना भी जरूरी होता है। जो समय पे पहचान जाता है, समझ जाता है, वो तो बीमारी से बच जाता है, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर हर जगह रोगाणु विद्यमान रहते हैं और ये रोगाणु चारों माध्यम से फैलते हैं। सबसे पहले संक्रमण रोग किस प्रकार फैलते हैं, ये बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आपको पता है कोई भी रोग फैलने का जो कारण है वो है भोजन और जल, वायु, संपर्क, कीटाणु। इन्हीं के वजह से जो होता है कोई भी रोग फैलता है। भोजन खाते हो, जल पीते हो तो उसके थ्रू आपके बॉडी में प्रवेश करता है। वायु में सांस लेते हो तो उसके थ्रू आपके बॉडी में प्रवेश करता है। किसी के संपर्क में जाते हो, संपर्क करते हो तो उससे भी फैलता है। कीटाणु जो आपके अंदर हर जगह विद्यमान है। अब जहाँ भी देखिए हर जगह है। आप आते हो उधर से खेल कूद के लेते हो, खाना मुंह में डाल लेते हो। आपने हाथ ना धोया, ना ब्रश किया, ना कुछ किया, डायरेक्ट मुंह में डाल दिया। तो जनरल सी बात है, वो बीमारी तो आपके अंदर जाएगा ही जाएगा और आपको बीमार करेगा ही करेगा। उससे पहले सबसे पहला हमारा जो है भोजन और जल। घरों में आपके प्रायः यह समझाया जाता है कि अपना भोजन और पानी ढक कर रखना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आपसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा जाता है? जी हाँ, सही ढका हुआ भोजन करने से ही जल पीने से रोगाणुओं के संदूषित होने का खतरा रहता है। इससे रोग फैलने की संभावना रहता है। देखिए, अगर आप कुछ ढक के नहीं रखिएगा तो 100% जो है उसमें से रोगाणु संदूषित करते हैं और इससे वो खतरा, बीमारी फैलने की चांसेस बड़े रहते हैं। भोजन और जल किस प्रकार संदूषित करते हैं, भोजन और निम्नलिखित कारकों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले अस्वास्थ्य स्थिति में पकाने, परोसने या संचित करने से। देखिए, जहाँ पर मक्खी भिनक रही है, मक्खी लग रही है, आप वहाँ पर खाना जाके दे देते हो तो 100% है जो कंटामिनेट भोजन जरूर ही होगा। गंदे हाथों और बर्तनों से भी ये फैलता है, ठीक है। आपने तो खाना जो खाया था धोया नहीं ढंग से और ऐसे खाने के लिए चल दिए तो इससे भी बीमारी जो है फैलने के जो चांसेस है 100% रखेगा, ठीक है। मक्खियों से जो कि कूड़े कचरे और गंदगी ढेर के रोगाणु को भोजन पर ले आती है। आपको पता ही है मक्खी जो है सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ। क्योंकि ये हर जगह विचलन करती है और वहाँ से जो है रोगाणुओं को हमारे तक पहुँचाने में वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। तो मक्खियों से थोड़ा बच के ही रहिए क्योंकि ये छोटी है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। पीने का जल सुरक्षित स्रोत से लिया जाना चाहिए। नल से प्रयोग किए जाने वाले पानी पीने योग्य होना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होते हैं? यह इसलिए कि जल के पानी को कुछ खास विधियों द्वारा साफ किया जाता है, ठीक है। आपको पता है जो शहरों में पानी जाती है उसको साफ करने का अपना अपना तरीका होता है। उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल के साफ किया जाता है, जिससे उनमें उपस्थित रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। फिर वह जल हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। कुआं, तालाबों, नदियों और जहां तक कि हैंडपंप और जल आमतौर पर असुरक्षित होती है और उसमें रोगों को उत्पन्न करने वाले रोगाणु होते ही होते हैं, जिसमें जैसे कारण हो जाता है टाइफाइड, हैजा, ठीक है, हेपेटाइटिस, टाइफाइड आदि रोग इसी तरह से फैलते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने समय में जो होता था हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ऐसी बीमारी फैलती थी और शहर के शहर जो होता था नष्ट हो जाता था। ये शहर के शहर लोगों को मारना पड़ जाता था। तो ये बीमारी पहले बहुत खतरनाक थी, लेकिन आज के समय में इनका जो है निवारण मिल चुका है, तो इसलिए आज इतना खतरनाक नहीं है। फिर भी हमें इसको बचना चाहिए। बहुत से व्यक्ति जो हैं इसके कारण, इन बीमारियों की वजह से अपनी जान तक भी गंवा देते हैं। तो हमें इसको साधारण रूप में नहीं लेना चाहिए, कि जो साधारण रूप में लेते हैं वही हमेशा जीवन को खोती है। उसके बाद जो है वायु जो है उसका दूसरा कारण बनता है। मान लीजिए कि इस व्यक्ति ने इन्फेक्शन जाइंस या नेत्र संक्रमण या ग्लासुअल आदि रोगों से पीड़ित है और वह खांसता और छींकता है। क्या होगा? जी हाँ, आप सही हैं। खांसने और छींकने से रोगग्रस्त व्यक्तियों के रोगाणु हवा में प्रवेश कर जाते हैं और जब आप उस हवा में सांस लेते हैं तो ये रोगाणु आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार हम भी उस रोग से
पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, भीड़ भाड़ वाले स्थान है, कम हवादार घरों और सिनेमा घरों में वायु में इन रोगाणुओं के विद्यमान होने की संभावना अधिक रहती है। यही कारण है कि हम संक्रमण रोगों से पीड़ित होते हैं। हम भीड़ भाड़ वाले स्थानों में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हमें ऐसे जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ है और आपको लगता है कि वहाँ पर जो है बीमार व्यक्ति है, तो इसको संपर्क में जाने से आप भी बीमार हो सकती हो, क्योंकि बीमारी जो है संपर्क से ही फैलती है। कोई बंदा आपके पास छींक देता है तो आप उसमें सांस लेते हो, तो आप उसका जो कीटाणु होगा वो आपके भी शरीर में प्रवेश कर जाएगा और आपको भी बीमार कर देगा। उसके बाद है संपर्क यानी कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट से भी फैलता है, ये तो आप भी जानते हो। संक्रमण रोग संपर्क द्वारा फैल सकता है। इसका प्रत्यक्ष संपर्क होता है या अप्रत्यक्ष संपर्क होता है। प्रत्यक्ष संपर्क से तात्पर्य है कि आप वास्तव में रोगी के स्पर्श करे हैं या उसके साथ यौन संबंध स्थापित करे हैं। ठीक है, डिप्थीरिया, कॉलरा, तपेदिक, निमोनिया, मीजल्स, मेनिंजाइटिस जैसे रोग प्रत्यक्ष रूप से रोगों के संपर्क में आने के कारण होता है। आप देख सकते हो कि इन सब कारणों से जो रोग होते हैं वो संपर्क में आने से होता है, यानी हाथ का संपर्क हो गया, उनकी बॉडी संपर्क हो गया, फिजिकल संपर्क हो गया, किसी तरह का संपर्क अगर आप करते हो तो जो आपको देखोगे डिप्थीरिया, ठीक है, कॉलरा, तपेदिक, निमोनिया, मीजल्स, मेनिंजाइटिस जैसे रोग प्रत्यक्ष रूप से आप में प्रवेश करेगा। हेपेटाइटिस बी, जेनिलस, वाटस, मम्मस, हर्पीस, सुजाक और HIV एड्स जैसे रोग रोगियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने के कारण होता है। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि यौन संबंध से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो भी आप लिख सकते हो कि मस्सस, हर्पीस, आश्रक, सुजाक तथा HIV एड्स जो होते हैं, हेपेटाइटिस बी सारे जो होते हैं ये होते हैं, ठीक है, यौन संबंध से फैलने वाले रोग हैं। कभी कभी एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। या यौन संबंध रोग को हम STD भी कहते हैं, यानी लैंग संचरीय रोग। ठीक है, लैंग संचरीय रोग इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो लैंग संचरीय रोग आप याद रखिएगा दिमाग में, लैंग संचरीय रोग यानी STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। जब आप रोगी वस्तुओं के प्रयोग करते हैं जैसे कंघी, तौलिया, कप आदि, देखिए जो रोगी होता है अगर आप उसका किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं, आप चाहे वो तौलिया हो, कप हो, कंघी हो, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से रोगी के संपर्क में जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका भाई इन्फ्लुएंजा के पीड़ित है। जब उसे छींक आती है तो वह अपने हाथ से अपने मुंह को ढक लेता है और तब पहले उसी हाथ से अपने मित्र के हाथ मिलाता है। यदि वह हाथों को धोए बिना किसी से आपके पानी का गिलास पकड़ता है तो रोगाणु रोग हाथ से गिलास पर और गिलास से आपके हाथों में प्रवेश कर जाता है। यह अप्रत्यक्ष संपर्क होता है, यानी आपको संपर्क भी नहीं किया और आप तक वो पहुंच गया। ठीक है, आप सार्वजनिक स्थलों जैसे अस्पताल, सिनेमा घरों तथा बसों में वस्तुओं को स्पर्श करने के अप्रत्यक्ष रूप से रोगों को संपर्क में जाते हैं। तो क्या आपके रोगों संक्रमण माध्यम से रूप में अप्रत्यक्ष संपर्क के कुछ और उदाहरण बता सकते हैं? आगे जो है क्या है, कीटाणु यानी इंसेक्ट। मैं पहले कह चुका हूँ कई बार कि इंसेक्ट जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, उससे बीमारी जो है बहुत ही आसानी से फैलते हैं। कई रोग कीटाणु फैलाते हैं, जैसे मक्खियाँ कूड़े कचरे और गंदगी के ढेरों से अपने शरीर पर रोगाणु लेकर जिस भोजन पर बैठती है उसे दूषित कर देती है। यानी मक्खियाँ जो होती है सबसे बड़ा अच्छा एजेंट होती है, ठीक है, वेक्टर होती है जो फैलाती है। इससे हैजा जैसे रोग फैलते हैं। और देखिए हैजा फैलाने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है मक्खियों की है। ठीक है, मच्छरों से मलेरिया, डेंगू तथा जापानी दिमागी बुखार होता है। तो वो तो मलेरिया के बारे में आपको पता ही है, कई तरह की बीमारियां फैलाती है मलेरिया भी। जो मच्छर भी होती है कई टाइप के, 3 टाइप्स की होती है। ठीक है ना, तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद रोकथाम के उपाय। देखिए जो रोग होता है उसका कुछ रोकथाम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, संक्रमण रोग किस प्रकार फैलते हैं, क्या आप उनमें से बचने की कुछ उपाय सोच सकते हैं कि उनसे कैसे बचा जाए? आइए कुछ ऐसी सावधानियां की सूची बनाएं जिनके पालन आमतौर पर किया जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले रोगी की व्यक्तिगत वस्तुएं अर्थात कपड़े, बर्तन अलग रखे जाने चाहिए। जो रोगी होता है उसको जो कपड़े उपड़े जो बन रहा है, चाहे उसके जो भोजन कुछ भी है, उसको अलग रखने में ही फायदा है, क्योंकि इससे क्या होगा, वो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएगा। घर में पानी ढके हुए बर्तनों में ही रखना चाहिए। यह सुनिश्चित रखने के लिए कि पानी रोगाणु रहित हो। इसे 10 मिनट तक उबालें। दूध को प्रयोग करने से पहले उबालें। तो ये चीज़ें जो होती है दोस्तों बहुत ही जर्नल होती है और इसको करने से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं।
सभी खाद्य पदार्थ जहाँ तक कि बचे हुए पदार्थों, कटी हुई सब्जियां, फलें, मिठाइयाँ आदि को ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि ढक कर रखने से ही है जो कीटाणुओं से हम बचा सकते हैं, यानी मक्खियों के उस पर बैठने से बचा सकते हैं। बाजार कटे हुए फलों तथा सब्जियों आदि को प्रयोग ना करें, ना ही उन्हें खरीदें, क्योंकि कटा हुआ जो फल होता है या सब्जियां होता है उसमें मक्खियाँ न कितने टाइप से बैठती है, और आप उसी को खरीद कर अगर लाते हो तो 100% है जो है आप बीमारी को ही घर पे ला रहे हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि मंडियों में जो होते हैं मक्खियाँ ऐसी लग रही होती है और वो बेच रहे होते हैं, अगर वो कटा हुआ है तो 100% जो है मक्खियाँ उस पर बैठेगी और उसको कंटामिनेट करेगी। तो ऐसे वस्तु लाना घर में, यानी आप बीमारी को ही अपने घर में ला रहे हो, तो इस बात को सुनिश्चित कीजिए। ठीक है। खाना पकाने और खाने से पहले या शौच के बाद साबुन से हाथ धोना बहुत ही जरूरी हो जाता है। खाद्य पदार्थ, दूध या पानी रखने से पहले सभी बर्तनों को धो लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आप साफ सुथरा बनिएगा, जितनी अच्छी आदत लगाइएगा, उतने ही आप स्वस्थ भी रहिएगा। आपके घर और कार्य करने का स्थान हवादार होना चाहिए ताकि धूप और हवा पर्याप्त मात्रा में अंदर आ सके। देखिए दोस्तों, धूप की बात इसलिए कहा जाता है क्योंकि धूप से जो होती है आधे बीमारी जो होती है नष्ट हो जाती है, इसलिए घरों में धूप का आना बहुत ही जरूरी माना जाता है। ठीक है। यह महामारी फैली हो तो भीड़ भाड़ वाले स्थान जैसे सिनेमाघर आदि में जाने से बचें। ठीक है। महामारी जैसे फैल जाता है तो हमें ऐसी जगहों पर जाना नहीं चाहिए जहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, क्योंकि वहाँ पर हर तरह के व्यक्ति होते हैं, छींकते हैं, ठीक है, थूकते हैं, ना कितना तरह के प्रतिक्रियाएं करते हैं, तो इससे बीमारी फैलने की चांसेस जो होती है बढ़ जाती है। ठीक है। नियमित रूप से स्नान करें, नाखून साफ व छोटे रखें ताकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य बनाए रहे। अपने बालों को भी नियमित रूप से धोएं, क्योंकि सब चीज़ों को साफ सुथरा रखना भी एक तरह के अच्छे आदत का निशानी है। ठीक है। अपने घर और आसपास के वातावरण को साफ रखें, कूड़े कचरे को एकत्र न होने दें आसपास। ठीक है। नालियों को साफ व ढक कर रखें। दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगाएं ताकि मक्खियाँ और मच्छर घर में प्रवेश न कर पाए। खुले में शौच न करें, स्वच्छ शौचालय का उपयोग करें। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, अनहाइजेनिक चीज़ बताई जा रही है। देखिए, ये पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरे हुए हैं, तो जनरल सी बात है जो बीमारी जो है पनपेगी ही, और ये जो है स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक ही सिद्ध होगी। यहाँ वहाँ थूके नहीं। खांसी आने पर अपने नाक और मुंह को ढकने के लिए रुमाल का उपयोग करें, क्योंकि ये अच्छी आदतों में से एक है। बच्चों को अनेकों रोग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जन्म के पश्चात सभी प्रतिरक्षक टीका लगवाएं। प्रतिरक्षा और टीकाकरण के संबंध में हम पहले ही पार्ट 7 में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से टीका जो है बच्चों को लगाना चाहिए। ठीक है। तो वो टीका लगवाना भी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है और लगवाना भी चाहिए। ठीक है। जीवन शैली रोग या रोग संक्रमण रोग। ठीक है। जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल और डिसीज। गैर संक्रमण जो संक्रमण नहीं होते हैं। कई रोग ऐसे होते हैं जैसे हैजा, ठीक है, हैजे, सपोस्ट, वायु, भोजन, जल या यौन संपर्क के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी बीमारी दोस्तों हैं जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलते हैं। ठीक है। ये रोग गंदा खाना खाने या खराब जीवन शैली आदतों के कारण विकसित होते हैं, जैसे मोटापा, मधुमेह, हाइपरटेंशन। इस प्रकार के रोगों को जीवन शैली रोग कहते हैं, यानी गैर संक्रमण, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। वो तो कम्युनिकेबल डिसीज थी ना, जो एक दूसरे संपर्क में फैलता है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में नहीं फैलता है। ठीक है। ये कारण हम खुद ही बनते हैं, जैसे मोटापा कारण मधुमेह, हाइपरटेंशन। तो ऐसे जो होते हैं जीवन शैली रोग कहलाते हैं, या गैर संक्रमण यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है। जैसे रोहित की माँ 50 वर्ष की महिला है जिसमें मधुमेह का रोग है, यानी उनको जो है शुगर की बीमारी है, वो काफ़ी मोटी और उन्हें तला हुआ भोजन का मीठा बहुत पसंद है। वो अपने घरों के सभी कार्य के लिए अपनी नौकरानी पर निर्भर कर रहती है। उन्हें व्यायाम करना पसंद नहीं है। एक दिन उसकी छाती में दर्द होने लगा और उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जांच की और पाया कि उन्हें हृदय संबंधी समस्या है। अब देखिए, जो व्यक्ति घर में है, 50 वर्ष की भी है और सारे के सारे नौकरानी पे आश्रित है और यहाँ तक कि व्यायाम करना भी पसंद नहीं करती है, तो 100% है ना कि ये बीमार तो होगी और बीमारी तो इसको खाएगा ही खाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर अच्छा जीवन शैली आपने जीना है तो आपको कार्य भी करना जरूरी है, क्योंकि कार्य करिएगा तभी आपके शरीर के जो ऊर्जा है वो बॉर्न होगा, जलेगा और आपको नई ताजगी फिर से मिलेगा। क्योंकि अगर आपका ऊर्जा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो वो तो शरीर में बैठा ही रहेगा ना, और आपको बीमार ही करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति सुचारू रूप से कार्य करते हैं वही जीवन में स्वस्थ भी रहते हैं। उनकी
उनको स्थिति गंभीर है, उनके उपचार और देखरेख के लिए उन्हें 1 महीने एक अस्पताल में रहना पड़ा। इसके कारण परिवार पर भारी विपत्ति बोझ भी पड़ा और परिवार के सदस्य भावनात्मक और मानसिक रूप से परेशान रह गए। देखिए दोस्तों, जब बीमार घर में कोई व्यक्ति पड़ता है ना, तो घर के हर एक व्यक्ति पे इसका प्रभाव पड़ता है। तभी मैं कहता हूं कि स्वस्थ जीवन जियो और घर को एक अच्छे रूप रंग में रखो, जिससे आप बीमार ना पड़ सको। अगर आप बीमार पड़ोगे तो ये पता है कि घर के प्रत्येक सदस्य पे इसका प्रभाव पड़ेगा और प्रत्येक व्यक्ति जो है परेशान होगा ही होगा। वो मानसिक तौर पे हो चाहे किसी भी तौर पे हो, झगड़ा लड़ाई हो, वो होगा ही होगा, क्योंकि बीमारी सबसे बड़ा खतरनाक जीवन के लिए होती है। इन दिनों तपेदिक और हैजा जैसे संक्रमण रोग के बारे में कम सुनने को मिलता है। दूसरी ओर हम अन्य बीमारी जैसे मधुमेह, हाइपरटेंशन, रक्तचाप, मोटापा, दिल के रोग आदि के बारे में अधिक सुनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये रोग किन कारणों से होते हैं? शरीर में किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता है और इसके बावजूद इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। ये रोग विकृति जीवन शैली के कारण उत्पन्न होती है। विकृति जो जीवन जीते हैं हम लोग, उसके कारण ही उत्पन्न होती है। आप कोई काम नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते, बैठे रहते हो, तो आपका जो एनर्जी आपने जो खाया है उसका कहाँ पर इस्तेमाल होगा? बॉडी के थोड़ी मरम्मत में पूरे के पूरे एनर्जी लग जाएगा। जब आप काम करोगे तभी जाके शरीर में जो है आपका भोजन भी लगेगा और आप स्वस्थ भी रहोगे। जीवन शैली क्या है? जीवन शैली हमारे रहने का एक तरीका है जो हम अपनाते हैं, अर्थात हम कैसे काम करते हैं, हम क्या कब खाते हैं, हम कैसे और कब सोते हैं आदि। जीवन शैली या गैर संक्रमण रोग गंभीर दीर्घकालीन प्राकृतिक रोग होते हैं, यानी ये दीर्घकालीन होते हैं, ठीक है। और जो कुछ समय के लिए तो उसे आपातकालीन कहते हैं होते हैं। ये रोग गंभीर यानी अल्पकालीन संक्रमण से नहीं फैलते और न ही ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से फैलते हैं। ये स्थिति शरीर में विकार उत्पन्न कर देती है, जिसके कारण शरीर में गुणवत्ता भी प्रभावित हो जाती है। हमारी गुणवत्ता भी इससे प्रभावित होती है। इसके कारण व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। ये रोग सामान्य लंबी अवधि में विकसित होती है, यानी ये जर्नल छोटी अवधि में नहीं होती है, ये लंबी अवधि में विकसित होती है और रह जाती है। फिर आपको लाइफ टाइम इसी बीमारी से ग्रसित आप रहोगे। चाहे किसी को डायबिटीज़ हो यानी शुगर की बीमारी हो, देखते हो शुगर की बीमारी से बंदे परेशान ही हो जाते हैं। एक बार जब होता है तो हो ही जाते हैं। चाहे हाइपरटेंशन हो, उच्च रक्तचाप हो, मोटापा हो, अगर एक बार हो जाता है ना तो इससे निकलना शायद मुश्किल ही नहीं है, बहुत ही नामुमकिन ही सी बात बन जाती है। आरंभिक स्तर पर इनके लक्षण नजर नहीं आते हैं, किंतु इन रोगों को पूर्णतः विकसित हो जाने के पश्चात व्यक्ति का स्वास्थ्य लंबे समय तक खराब रहता है, ठीक है। जीवन शैली रोग अब भारत जैसे विकासशील देशों में तथा युवा वर्ग उत्पाद आयु समूह में दिखाई दे रहा है। इसके उत्पादकता और देश के विकास में कमी आ रही है, यानी देश में जो है नौजवानों की जो विकास की क्षमता है बहुत ही कम गई है, क्योंकि यह दीर्घकालीन स्थिति होती है, इसलिए जीवन भर वित्तीय बोझ उत्पन्न हो जाती है। यानी आपको पैसे की जो समस्या है जीवन भर लगी रहेगी। क्योंकि ये दीर्घकालीन है, तो लंबे समय तक यानी जीवन जब तक रहेगा तब तक आपको इसका इलाज कराना पड़ेगा और अच्छा खासा जो है डॉक्टरों के जेब भरना पड़ेगा। तो अभी भी समझिए और स्वच्छ जीवन को अपनाइए, ठीक है। हर कार्य सुचारू रूप से कीजिए, ठीक है। पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप पढ़ लिए, पास हो गए और आप नौकरी ले लिया और जीवन में जाकर कुर्सी पे बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। एक जीवन जीने का हमें एक स्टाइल सिखाता है, ठीक है। जीवन जीने का हमें सही ढंग सिखाता है, ठीक है। शिक्षा ऐसी चीज है। जीवन शैली कारकों में संबंधित इन रोगों के 2 कारकों पर विभाजित किया जा सकता है। एक तो होता है परिवर्तन, जिन्हें परिवर्तन किया जा सके, जैसे भोजन संबंधी आते हैं, शारीरिक गतिविधियों के सतत तथा तल्लत, यानी धूमपान, मदिरापान तथा तनाव। देखिए धूमपान, मदिरापान के बारे में बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ कि ये सरकार नहीं बैन करेगी, इसको आपको अपने जीवन से बैन करना पड़ेगा। अगर बैन नहीं कीजिएगा तो बीमारी से ग्रस्त होइएगा, और ग्रस्त होइएगा तो आप पे वित्तीय बोझ पड़ेगा, जो कमाते हो वो भी नष्ट हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा ऐसे बीमारियों से कि 2 थोड़ा सा देता है और अधिक से अधिक छीन लेता है। ऐसी चीज़ का सेवन करने से क्या फ़ायदा? खुद ही समझदार बनो, तभी जीवन जो है सही होगा। गैर परिवर्तनीय, जिन्हें परिवर्तन नहीं किया जा सके, जैसे आयु तथा अनुवंशिकता। अनुवंशिकता भी जो होती है एक तरह से हमें माता पिता से प्राप्त होती है, उसे अनुवंशिकता कहते हैं। कुछ भी गुण हो सकता है, बीमारी भी हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज था तो आपको भी होने के चांसेस है, लेकिन चांसेस है। अगर आपका जीवन अच्छा है, सुचारू रूप से आप जी रहे हो, अच्छे लाइफस्टाइल जीते हो, अच्छे ढंग से रिलेशन को सामना करते हो, तो आप में नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी अनुवंशिकता को हराने का तरीका भी यही है। आपने देखा होगा कि अधिकांश युवा लोग धूमपान करते हैं और मदिरा का सेवन करते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। हमारे पौष्टिक और संतुलित भोजन का स्थान फास्ट फूड और जंक फूड ले रहा है। आपको पता है ना, जो हम घर में खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, बाहर के बर्गर खाना पसंद कर रहे हैं, डोसा, इडली, न जाने क्या क्या खाना पसंद कर रहे हैं। आखिर दोस्तों आपने कभी विचार किया है
कि बाहर के सामान जो होते हैं आपको इतने आकर्षित करते हैं, क्या है, क्या है उसमें, कभी सोचा है? वही टमाटर होता है, वही सब कुछ होते हैं, फिर भी आपको स्वादिष्ट लगते हैं। अरे दोस्तों, स्वादिष्ट नहीं होते हैं, उनके गंदे तेल होते हैं। आपको पता है, उसी तेल में वो तलते रहते हैं, आप लोग खाते रहते हो, तो वो थोड़ा जो है करारा लगता है, तीखापन डाल देते हैं। क्या घर में आप ऐसे बना नहीं सकते हो? क्या बना सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, और उससे बेस्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें जो होती है आपको जो अच्छा लग रहा होता है, कहते हैं ना, जो बुरा है वही भला लगता है, जो गलत चीज़ें फैला रहे हैं वो आपको भी अच्छे लग रहे हैं, यही होता है ना। मैं आपको कहता हूँ ज्ञान के लिए जो है इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ना जाने कैसे कैसे चीज़ों को सब्सक्राइब करके आप अपने मोबाइल में भरे पड़े हो। इससे आपको ज्ञान मिल रहा है, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। साल भर आपको पढ़ना है तो उसको तो आप सुन के इग्नोर कर देते हो, ठीक है, करते सुन लेते हैं, पूरा टॉपिक हो गया, कहानी खत्म। लेकिन आपको शायद ये गलतफहमी में रह रहे हो कि एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले भी मैं अच्छे से क्वेश्चन डालूंगा, एग्ज़ाम की तैयारी को मैंने पहले से करवाऊंगा, तो उस समय जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको भेजूंगा तो आप तक तो पहुँचेगा ही नहीं क्वेश्चन, वो तो रह जाओगे। तो वही बात हो गया ना, अधूरा जानकारी खतरनाक होती है। तभी तो कहता हूँ सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब एक बार कर लोगे तभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, जिससे आपको फ़ायदा हो। अगर आपको इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मत करो सब्सक्राइब, कहानी ख़त्म, देखो ही मत, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होती है कि जो बुरा होता है ना, हम उसी को पसंद करते हैं। जंक फूड होती है, हम जंक फूड क्या करते हैं, धड़ल्ले से खाते हैं, ठीक है, बड़े मज़े से खा लेते हैं। लेकिन आपको शायद नहीं पता है कि वो तेल जो होती है, या तो वो प्राकृतिक तेल नहीं होती है, वनस्पति तेल लिखी होती है। लेकिन वनस्पति तेल आज इतनी महंगाई है, इतनी उत्पादन कम है, वनस्पति तेल कहाँ से मिलेगी, ठीक है। सारे फैट होते हैं जो एनिमल फैट होते हैं, और उसी को आप बड़े धड़ल्ले से खा रहे होते हो। तो थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि आपको भी नॉलेज है इस बात का कि हमारे देश में इतना भी अच्छा नहीं है समय अवधि जो हर चीज़ सुचारू रूप से चल सके, ठीक है। सब्जियों की जगह चीज़ व मक्खन ने ले ली है, शीतल पेय दूध की जगह आ गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बदलती जा रही है, हमारा जीवन स्टाइल बदल गया है। इसे हम पैदल चलने के बजाय कार या बस का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। पैदल जाना भी पसंद नहीं कर रहे। घर से बाहर जाना के लिए हम कार या हम साइकिल का इस्तेमाल करते, कार का इस्तेमाल करते हैं, बाइक का इस्तेमाल करते हैं, स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने काम में सहायता के लिए प्रतिदिन अधिक से अधिक मशीनों का विकसित कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारे जीवन को खराब करने का ही सबसे बड़ा उपयुक्त साधन बन गया है। उपयुक्त सभी क्रियाओं के कारण व्यक्ति का वजन बढ़ जाता है और मोटापे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मोटापा में व्यक्ति को शरीर का वजन सामान्य से अधिक हो जाता है, या आपकी लंबाई के अनुसार आदर्श वजन से अधिक हो जाता है। आपने बीएमआई के बारे में जरूर पढ़ा होगा, बीएमआई के बारे में सुना ही होगा। बीएमआई जो होता है दोस्तों, बीएमआई जो होता है हमारा वजन को नापने के लिए एक फार्मूला होता है, जो मैंने फिजिकल एजुकेशन में करवाया हुआ है, ठीक है। मोटापा अन्य जीवन शैली रोग जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग आदि को जन्म देने के मुख्य कारण बन जाते हैं। आगे हमारा क्या है, जीवन शैली रोग का निवारण। जीवन शैली में रोग का निवारण हम किस प्रकार कर सकते हैं? लोगों को स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी आदतों को सुधार करने की आवश्यकता है। हम जीवन शैली रोगों के निवारण के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। प्रतिदिन कुछ व्यायाम करना चाहिए, जैसे घूमना, योग करना, साइकिल चलाना आदि। लिफ्ट या स्वचालित सीढ़ियों के स्थान पर सीढ़ियों का उपयोग करें। लिफ्ट का उपयोग कम से कम करें, सीढ़ियों का उपयोग करें। इससे आपका आधा जो है एक्सरसाइज वहीं पे हो जाता है। भोजन के सही समय पर संतुलित आहार ले। भोजन सही समय पर और संतुलित ले, जो आपके शरीर के लिए आवश्यक हो। प्रकृत और पैक्ड खाद्य पदार्थ को सेवन से बचें, क्योंकि उनमें शर्करा, वसा, लवण तथा कैलोरीज की मात्रा अत्यधिक होती है, और इससे अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन, खनिज, ठीक है, लोह और कैल्शियम तथा विटामिन की मात्रा कम होती है। तो ये भी चीज़ें जो होती है हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। संपूर्ण अनाज जैसे सीरियल, गेहूं, आटा, ज्वार, बाजरा का सेवन करें और प्राकृतिक भोजन जैसे मैदा आदि से बचें। प्रतिदिन हमें 400 से 500 कैलोरी मौसमी फल तथा सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जो आप जीवन में उपलब्ध करते ही नहीं हो, ठीक है, मुझे पता है। प्रचुर मात्रा में पानी पिए, जो आप लोग पीते भी नहीं हो, एक गिलास पी लेते हो जाता है, लेकिन कहते हैं कम से कम स्वस्थ रहने के लिए हमें पानी पीने की आदतें बनाना चाहिए, ठीक है। जीवन में तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें, जो भी जरूरी भी है। धूमपान तथा मदिरापान से बचें। बार बार मैं ये पढ़ के ना दुखी हो गया हूँ, क्यों? क्योंकि इस चीज़ों को समझा के भी आप कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये बातें जो है ना एक समझदार व्यक्ति ही समझ सकता है, और जो समझदार तब बनता है जब इसको त्याग देता है। आपने बनना है कि नहीं बनना है, ये आपने सोचना है।
बैठे रहने, टीवी देखने के अत्यधिक समय व्यतीत ना करें। बाहरी खेल तथा गतिविधियां करें, जैसे बागवानी करना, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन जैसे बाहर खेले जाने वाले खेल खेलें। ठीक है, आप अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य जीवन शैली संबंधी क्रियाओं के प्रति शिक्षित कर सकती हैं, जो मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि हम अपनी जीवन शैली में विवेकपूर्ण ढंग से परिवर्तन करें तो हम इन रोगों से नियंत्रण कर सकते हैं और रोगों से बच सकते हैं। घर पर ही रोगियों की देखरेख करें, ये बहुत बहुत जरूरी बात हो जाता है। अब आप जान चुके हैं कि संक्रमण रोग को फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, किंतु मान लीजिए आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया है, तो ऐसी स्थिति में आप किन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि रोगी यथाशीघ्र स्वस्थ हो जाए। तो ये आदतें जो दोस्तों हैं बहुत ही जरूरी है कि रोग की तीव्रता बढ़ाने की प्रतिरक्षा किए बिना तत्काल चिकित्सा से सलाह लें। चिकित्सा की सलाह पर अमल करें, तो वह जो भी दवाई दे रहे हैं उसे समय पर लें, जो कि बहुत ही अनिवार्य होता है। रोगी को चिकित्सालय के सलाह के अनुसार उपयुक्त एवं संतुलित आहार दें। इस बात का ध्यान रखें कि रोगी पर्याप्त आराम कर रहा है कि नहीं। रोगी का कमरा साफ सुथरा रखें, रोगियों के कपड़े प्रतिदिन बदलें और यदि संभव हो तो उसके शरीर को गीले कपड़े से साफ करें, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए साफ रहना भी बहुत ही जरूरी है। कुछ सामान्य संक्रमण रोग जिनके निवारण घर पर ही किया जा सकता है, उनके विवरण दिए गए हैं। अब देख सकते हो कि यहाँ पर हैजा, टाइफाइड, भोजन, अचानक गंभीर रूप में दस्त का, ये सारी चीज़ें जो होती है लक्षण है। ठीक है, इस चीज़ें जानना, टाइफाइड के बारे में सब दिया गया है। रोगों का प्रबंधन हम कैसे करें इसके बारे में चर्चा कर ही चुके हैं, फिर भी आपको दिखाना जरूरी था। इसमें जो है हेपेटाइटिस, पोलियो, भोजन एवं जल, ज्वार, ठीक है, गाढ़ा पीला मूत्र, आंखों में पीलापन, शरीर में सामान्य लेनापन, भूख न लगना, ये सारी चीज़ें जो होती है आदतें हो जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रचुर मात्रा, रोगों के बुखार तक उसको भूखे सामान्य होने तक बिस्तर में आराम दें। इन्फ्लुएंजा, फ्लू जो है वायु, ज्वार, सर्दी, जुकाम, छींक आना, सिर दर्द, ये सब रहती है। दवाई ज्वार नियंत्रण के लिए भाप लेकर जुकाम को नियंत्रण करें। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती है बहुत जरूरी होती है। उसके बाद है तपेदिक टीबी, वायु से फैलती है। इन्हें लंबे समय तक खांसी रहती है, वजन में कमी आ जाती है, अधिक कमजोरी लगती है, ठीक है, नब्ज की तेज गति हो जाती है, सीने में दर्द, सांस में दुर्गंध, तो ऐसी समस्या रहती है। ये क्यों होता है? वातावरण स्वच्छता बनाए रखें, उसके आसपास कैल्शियम से प्रचुर संतुलित आहार दें, निरंतर 1 वर्ष के लिए सही उपचार कराएं, तो जाके ये जो टीबी है सही हो सकता है। मलेरिया मच्छर द्वारा काटने से होता है, इसे ज्वार, बारी में ठंड लगना, ठीक है, पसीना आना, सिर दर्द व बदन दर्द रहती है, जीम चलना, उल्टी आना, ठीक है। मलेरिया की पुष्टि इसके लिए रक्त की जांच करवाएं, चिकित्सा द्वारा दवाई को सेवन करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जरूरी है। और कितने दिन है? 10 से 14 दिन तक ये रह सकता है, ठीक है। उसके बाद है टेटनस से होता है घाव पर ठीक है, धूल लगना या जंग लगी हुई वस्तु से संक्रमण, बेचैनी, सिर दर्द, ज्वार, गर्दन में आंकड़ आना, चबाने व में निकलने में परेशानी होना, जलन और मुंह की मांसपेशियों में खिंचाव, पीठ का धनुष के आकार के मुड़ जाना, तेज दर्द, ये सब लगी रहती है। इसे 4 से 2 सप्ताह लगती है इसको। जीव काटने से बचने के लिए दांतों के बीच रुई का गोला बनाकर रखें, ठीक है। स्वच्छता बनाए रखें, सभी चोटों को अच्छी तरह से साफ करें, ठीक है। काली खांसी जो होती है वायु के द्वारा होता है, उसमें श्लेष्मा झिल्ली में जलन व सूजन हो जाती है, गहरी आवाज़ के साथ लगातार खांसी आता है, 7 से 14 दिन तक रहता है। रोग को 1 सप्ताह के लिए वे पुण्य अलग स्थान पर रखें, उसे हवादार कक्ष में रखें, तो बहुत ही ये अनिवार्य बन जाए। उसके बाद दोस्तों जो आता है HIV एड्स। आपको पता है कि HIV का फुल फॉर्म जो होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। हिंदी में से कहते हैं मानवहीनता जनन विषाणु, ठीक है। और एक्वायर के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी मानव प्रतिरक्षाहीनता जनन सिंड्रोम। तो ये चीज़ों को दोनों को याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आप में से अधिकांश लोग जो HIV के विषय में सुना ही होगा। HIV का अर्थ है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यह एक ऐसा विषाणु है जो शरीर के प्रतिरक्षा सुरक्षा तंत्र पर आक्रमण करता है। क्या आपको याद है कि शरीर का सुरक्षा तंत्र क्या काम करता है? जी हाँ, यह शरीर के अनेक संक्रमण से बचाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि शरीर में सुरक्षा तंत्र न हो तो क्या होगा? रोगाणु शरीर पर आक्रमण करेंगे और व्यक्तियों की प्रतिरक्षा क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है। और इससे यह व्यक्तियों की बहुत सारे रोग हो जाएंगे। HIV विषाणु से संक्रमित व्यक्ति अन्य लोगों में से इस रोग के संक्रमित कर सकता है। जब HIV विषाणु व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को पूर्णतः नष्ट कर देता है तो एड्स का रोग आरंभ हो जाता है। एड्स का तात्पर्य होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी HIV एड्स एक तीव्र संक्रमण रोग है जो अत्यंत दीर्घकालीन और व्यक्तियों के उत्पादक इसे प्रभावित करता है तथा इसका कोई उपचार भी नहीं अभी तक बना है। इसलिए स्वयं को इस रोग से बचाने के लिए हमें कुछ तथ्यों पर ज्ञान होना चाहिए इस रोग के संक्रमण के बचने के लिए, ठीक है।
देखिए दोस्तों, ये बीमारी जो होता है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पे ही आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लेता है और फिर हम जो होते हैं हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कुछ भी काम नहीं कर पाता है, क्योंकि HIV एड्स जो होता है एक वायरस होता है। अगर वो मरा हुआ है, अगर बाहर है तो वो एक्टिव नहीं होगा, लेकिन जैसे आपके शरीर में प्रवेश करेगा आपके ही मशीनरी का उपयोग करके आपको ही बीमार कर देगा। ये जो होता है प्रोटीन से बना होता है, हमारा शरीर भी प्रोटीन से बना होता है, तो इसको नष्ट करना भी संभव नहीं है। अगर आप इसको नष्ट करेंगे तो आपके भी प्रोटीन नष्ट हो जाएंगे और आप भी मृत्यु के शिकार हो जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती है। चलिए देखते हैं कि विषाणु कैसे फैलता है। एड्स बीमारी का फैलने का जो कारण बनती है वो बनती है संक्रमित व्यक्तियों के साथ असुरक्षित यौन संबंध, यानी आप सेक्सुअल कांटेक्ट किए हुए हो तो ये एड्स होने की संभावना है, अगर वो व्यक्ति एड्स से पीड़ित है तो। ठीक है, शरीर तरले या सुलाई के आदान प्रदान से, यानी आप फ्लूइड कोई करते हो, ट्रांसमिट करते हो तो इससे भी हो जाता है। उदाहरण के लिए रक्त चढ़ाना, यानी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो उसके रक्त की जांच भी होनी चाहिए, तभी जाके दूसरे व्यक्ति को चढ़ाना अनिवार्य होता है। टीके आदि लगवाते समय दूषित सुइयों के प्रयोग के गर्भावस्था के दौरान या जन्म के समय संक्रमित व्यक्तियों मां से बच्चे तक। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अगर हम संक्रमित सुई का उपयोग करते हैं, मान लो कोई डॉक्टर है, अगर डॉक्टर ने उसको भी वही इंजेक्शन लगाया है और वो व्यक्ति जो है एड्स के पीड़ित है और वही इंजेक्शन आपका भी प्रयोग कर रहा है तो आपको एड्स होने के चांसेस हो जाता है। अगर आप नाई के पास जाते हो दाढ़ी या बाल कटवाने के लिए, मान लीजिए कि नाई ने ब्लेड चेंज नहीं किया है, ठीक है, और आपका दाढ़ी बना रहा है, उसने एड्स वाले व्यक्ति को भी उसी ब्लेड से दाढ़ी बनाया है और आपको भी बना रहा है और उसको गलती से चोट लग गई थी, कट लग गई थी, क्योंकि नाई है कहीं ना कहीं कट तो लगेगी, फुंसी-फोड़े तो रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो वो आपको भी लगाया है और आपके भी फुंसी-फोड़े थे तो आपको भी कट लग गया है तो आपको भी एड्स हो जाएगा। इसलिए जब भी नाई के पास जाए तो उसको देखें कि वो ब्लेड चेंज करता है कि नहीं। अगर ब्लेड चेंज नहीं करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप उसको साथ अगर बताए कि ऐसे करने से किसी का जीवन भी खराब हो सकता है। आपके सर के उधर लगे पोस्टरों या बनरों के टेलीविजन पर विज्ञापन में यह देखा ही होगा कि HIV एड्स किन माध्यम से नहीं फैलता है। क्या आप उन संदेशों को याद कर सकते हैं? देखिए, कुछ नहीं फैलता है। कैसे नहीं फैलता? किसी से हाथ मिलाने से नहीं फैलता है दोस्तों। मैंने कहा ना, शारीरिक संपर्क होना चाहिए, यानी खून कॉन्टैक्ट होना चाहिए। खून से अगर संपर्क हो रहा है तभी जाके ये एड्स जो है फैलती है। हाथ मिलाने से नहीं फैलती, गला पर चुम्बन लेने से नहीं फैलती है, एक ही शौचालय का क्रमश प्रयोग करने से संक्रमित व्यक्ति को निकट खड़े होने से भी ये नहीं फैलता है, वायु के माध्यम से अर्थात छींकने खांसने से भी नहीं फैलता है। ये तो फैलता है ब्लड कॉन्टैक्ट के साथ, यानी खून के साथ जब इसका रिश्ता बनती है, खून के साथ जब आपका शरीर टच होता है, या मान लीजिए आपका भी हाथ कटा हुआ है और एड्स वाले व्यक्ति का भी हाथ कटा हुआ है, अगर आपके उसका ब्लड जो है आपके कटे हुए हाथ में लग जाता है तो भी आपको एड्स हो सकता है। ठीक है, रोगी के कप या गिलास प्लेट आदि का प्रयोग से भी नहीं फैलता है, भोजन या जल से भी नहीं फैलता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसा दुराचार ना कीजिए, क्योंकि ये जो होता है खून से फैलती है, रक्त कॉन्टैक्ट से फैलती है। ठीक है, अभी तक आपने HIV एड्स के उपचार और अन्य उसी प्रशिक्षण के लिए टीका का उपलब्ध है। यद्यपि कुछ निवारक उपाय बनाए जा सकते हैं, जैसे यौन संबंध एक व्यक्ति के साथ तक सीमित रखें, यानी आप अपने जो पार्टनर है, जो आपके जीवन साथी है, उसके साथ वफादार रहें। यौन संपर्क के समय सुरक्षा अपनाएं, यानी आप कंडोम का इस्तेमाल कर सकती हो। ठीक है, तो कंडोम इस्तेमाल करने से क्या होता है कि हम बीमारी से बच जाते हैं। इंजेक्शन लगवाते समय सदैव विसंक्रमित सुई का ही प्रयोग करें, यानी आप देखिए कि जो डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा रहा है वो आपके सामने में सुई के जो है रैपर उसको फाड़ता है कि नहीं। अगर सुई के रैपर नहीं फाड़ता है तो समझ जाइए कि वो जो है संक्रमित सुई का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये चीज़ों ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डॉक्टरों को भी समझना चाहिए, क्योंकि वो कई जीवन को बचाना होता है उनको। ठीक है, और आपको भी जो है सतर्क रहना जरूरी होता है। अगर आप सतर्क नहीं रहे तो दुर्घटना घटने का चांसेस 100% रहेगा ही रहेगा। रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पर केवल पंजीकृत ब्लड बैंक से ही उचित ढंग से परीक्षित रक्त का ही प्रयोग करें, यानी ब्लड जो लेते हैं वो अच्छे जगह से ब्लड लें जहां पंजीकृत ब्लड बैंक हो। ठीक है, HIV संक्रमण होने पर गर्भधारण के लिए चिकित्सा के परामर्श लें। अगर HIV संक्रमित होने पर अगर आप HIV संपर्क है, ठीक है, संक्रमित हो चुके हैं, आप गर्भधारण कर रखे हैं तो डॉक्टरी सलाह जरूर लें। यहाँ समझाना अत्यंत आवश्यक है कि HIV संक्रमण और एड्स अपेक्षित शब्द है, किंतु सामान्य नहीं है। यह संभव है कि HIV संक्रमित व्यक्ति एड्स से पीड़ित न हो, अर्थात यदि HIV संक्रमित व्यक्ति पौष्टिक आहार लेता है तो स्वस्थ जीवन शैली का अनुसरण करता है तो वह एड्स से बच सकता है। कई वर्षों तक उसकी उत्पादक क्षमता सुचारू रूप से रह सकती है। देखिए दोस्तों, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अगर आप अच्छे से भोजन करते हो, आप स्वस्थ रहते हो, आपका जीवन शैली अच्छी है तो अगर HIV रोग से ग्रसित व्यक्ति भी सालों साल जिंदा रह सकता है। ठीक है, क्योंकि वो अच्छा अगर जीवन शैली अपनाता है तो उसका जो HIV रोग होता है उसका भी उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
ठीक है। तो मैंने तो इस चैप्टर से दोस्तों बहुत ही समझा है, बहुत ही जाना है, बहुत ही समझा है। अगर आपने समझा है, आपको अगर अच्छा लगा है, तो अभी भी मत सोचिए, सब्सक्राइब का बटन दबा ही दीजिए, ठीक है। तभी आपको एग्जाम तक अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगा, एक सीरीज भी रिलीज करूंगा, जब एग्जाम के टाइम आएगा तो क्वेश्चन का सीरीज भी रिलीज करूंगा, हर तरह से मैं आपको बताऊंगा। तो अभी भी सोचिए मत, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। आपने जो त्रिपाठी स्टडी सेंटर के साथ जो समय व्यतीत किया वो मज़ेदार था। मैंने भी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से जो है समय बिताया और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जाना, ठीक है। आप अपना ध्यान रखना। ओके दोस्तों, बाय।